गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एम बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। हम आप सभी को बता रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। अब इसमें देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है उसको ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण जनन कोशिकाओं से होता है, ठीक है, जो शुक्र नलिकाओं, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उसमें स्थित होता है। जनन नलिकाओं को जानिक एपिथेलियम की सभी कोशिकाएं जो एक्टिव कोशिकाओं के पोषण और अवलंबन का कार्य करती है। शुक्राणु जनन को दो भागों में बांटा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को समझ लीजिए आप लोग क्या है। शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस के प्राथमिक जननिक कोशिकाओं, जिसे प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं, उसमें कोशिकाओं के प्रोविडल सेल्स में होता है। इन कोशिकाओं से पूर्व शुक्राणु के बनने तक की संपूर्ण क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें भी कुछ फेज हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, उसके बाद है मैच्योरेशन फेज। इसमें भी 3 फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज किसे कहते हैं? इसमें टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है मल्टीप्लिकेशन फेज में। स्पर्मेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आंतरिक स्तर पर जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, इस स्तर की कोशिकाएं सूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं, इस क्रिया द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें बनता है। इस प्रावस्था को, इस फेज को, जिसमें अनेक शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती है, इसी फेज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। उसके बाद दूसरा है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था, जिसमें ग्रोथ होती है। इस प्रावस्था में शुक्राणु का जनन कोशिकाओं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया जिसे कहते हैं, उसमें आकार में यह बढ़ता है, क्योंकि कोशिकाएं अपने अंदर पोषक पदार्थ को संचित करती है। इन बड़ी कोशिकाओं को जब पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोजेसाइट्स कहते हैं, इसमें स्पर्म का ग्रोथ होता है और यह स्पर्मेटोगोनिया के आकार को लगातार बढ़ाते रहता है, किसमें? ग्रोथ फेज में। उसके बाद तीसरा है आपका मैच्योरेशन फेज, जिसे परिपक्वन अवस्था कहते हैं। वृद्धि अवस्था के बाद ही परिपक्वन अवस्था मैच्योरेशन फेज आता है। इस अवस्था में प्रत्येक शुक्राणु प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बार विभाजन करती है। यह स्पर्म का 2 बार विभाजन करवाता है, ठीक है, 2 बार विभाजन करती है। पहला विभाजन मियोटिक होता है। पहला विभाजन जो होगा वो मियोटिक होगा। प्रथम विभाजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है तथा गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होता है उसका युग्मन बंध, जिसे सिनेप्सिस ऑफ पेयरिंग कहते हैं। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 6 रहे, तो अब वह गुणसूत्रों की युग्मन हो जाने के कारण उनकी संख्या 3 रह जाएगी। अब दूसरा विभाजन, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, इस सूत्री विभाजन माइटोसिस की क्रिया द्वारा होता है। इस विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के 2 बार विभाजन से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इन स्पर्मेटिड्स के बनने के बाद कोशिका विभाजन पूरी तरह से बंद हो जाता है तथा प्रत्येक शुक्राणु स्पर्मेटोलिसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोसेल्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था मैच्योरेशन फेज। इसमें स्पर्म का 2 बार विभाजन
होता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें हेड, मिडिल पीस और टेल होता है। हेड यह शुक्राणु का अगला और पहला भाग होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में इसमें यह स्पर्म बहुत पतला होता है जो उत्तेजित होकर चल फिर सकता है। इसमें 3 जो बताया आपको, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड यह शुक्राणु का अगला फूला हुआ भाग होता है। इसके अगले सिरे पर गोल्जी काय से बने एक एक्रोसोम होता है। सिर के मध्य एक बड़ा केंद्रक भी होता है हेड में। इसके बाद है मिडिल पीस। यह सिर के पीछे वाला भाग होता है। इसमें 1 या 2 बिंदु सदृश सेंट्रोल्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। किसमें? मिडिल पीस में। उसके बाद तीसरा है टेल। यह साइटोप्लाज्म से बना होता है। यह स्पर्म का सबसे पीछे वाला भाग होता है। यह जीव द्रव्य की झिल्ली से बनी एक नलिका होती है। इसके बीचों बीच एक एक्सल फिलामेंट होता है। आगे सेंट्रोल से जुड़ा होता है तथा पीछे की तरफ झिल्ली स्वतंत्र रहती है, जिसमें एंडीपीस कहते हैं। तो ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 भाग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। स्पर्म मूव करने के लिए टेल की जरूरत होती है तथा मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया सभी चीज रहते हैं। ये हेड जो हो गया वो स्पर्म का फ्रंट पार्ट हो गया, टेल सबसे पीछे वाला और मिडिल पीस इसके बीच वाला। ये देखिए कि ये ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। ये देखिए ये है एक्रोसोमल कैप, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसे कहते हैं, ये ग्रीन वाला है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे है प्रोजिगमल सेंट्रोल। इसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद एनालस एक्सल फिलामेंट। ये जो टेल है एंड पीस, इसी से ये मूव करता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं एक्रोसोम। यहां से जो यहाँ पार्ट है उसे हेड। ये पार्ट जो है इसे कहते हैं मिडिल पीस। और ये इसके नीचे जो ये पार्ट है इसे कहते हैं टेल। ये एक ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। ठीक है। उसके बाद है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मतलब अंडाणु जनन। इसमें ओवरी के अंदर अंडों का निर्माण होता है इस क्रिया में। इसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस के तरह 3 फेज होते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। गुणन प्रावस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था किसे कहते हैं? अंड जनन की प्रथम गुणन प्रावस्था, जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, में अंडाशय का जनन स्तर सूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं, उसके द्वारा ही होता है। इसमें ओसाइट्स का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। ग्रोथ फेज में सभी ऑर्गेनिज्म के कोशिकाएं रस में योक और अन्य पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिसे अंडजनक कोशिकाएं उससे बड़ी हो जाती है और इस कोशिका की प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। उसके बाद है मैच्योरेशन फेज। इस फेज में शुक्र जनन के समान ही यह 2 बार प्राइमरी ओसाइट्स का विभाजन करती है। पहला मियोसिस होता है जिसमें 2 कोशिकाएं बनती है। इस विभाजन में एक बड़ी तथा दूसरी छोटी होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। बड़ी कोशिका जो होती है सेकेंडरी
और दूसरी छोटी कोशिका जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। प्रथम पोलर बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या सेकेंडरी ओसाइट्स के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा कम होता है। छोटी तथा बड़ी दोनों कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। बड़ी कोशिका सेकेंडरी ओसाइट्स विभाजन करके अलग अलग कोशिकाओं को जन्म देती है। कुछ छोटी होगी, कुछ बड़ी भी होगी। कोशिका ओवम तथा छोटी कोशिका सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है। अंड कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म तथा योग भरा होता है। इसी कारण यह थोड़ा दिखने में बड़ा होता है। पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म कम होता है और इस प्रकार के अंड जनन में एक प्राइमरी ओसाइट्स केवल एक ही तथा 3 पोलर बॉडी को जन्म देगी। पोलर बॉडी जनन के लिए बेकार होता है, फालतू होते हैं, क्योंकि यह कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अंडाशय के निर्माण की क्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। इसमें 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज होती है। इसे हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। ओविपेरस किसे कहते हैं? अंड प्रजनक, जो अंडे देती है, जैसे जीव जिनके जायगोट का परिवर्तन उनके शरीर के बाहर होता है, जो अंडे देते हैं उसे ओविपेरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश हैं, स्नेक हैं, ये सभी अपने जायगोट का परिवर्तन शरीर के बाहर करते हैं, ये अंडे देते हैं। और विविपेरस क्या है? ऐसे प्राणी जिनके जायगोट का परिवर्तन उनके शरीर के अंदर होता है, उसे विविपेरस कहते हैं, जो डायरेक्टली बच्चे का जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तनधारी हैं। उसके बाद है ओवोविविपेरस, अंड सजीव प्रजनक, जो अंडे भी देंगे और बच्चे भी देंगे। कुछ जीव मादा के शरीर के निषेचित अंडों को बाहर स्खलित करते हैं, जिनका परिवर्तन शरीर के बाहर विशिष्ट कोष्ठ में होता है। वो अंडा तो देते हैं, लेकिन उनके जो जननी है उनसे उनको कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं होता है और डायरेक्टली इनके भी बच्चे होते हैं, तो इसलिए इनको ओवोविविपेरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स में ये होगा, लिजार्ड में होता है और भी बहुत सारे जीव हैं। तो ये था आपका ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस किसे कहते हैं। उसके बाद आपको जितने भी हम टॉपिक बताए उन सभी से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बनेगी, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, उसको समझ लीजिए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन इन सारी टॉपिक्स में बनेगी। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जीव भाग लेते हैं, ये आपको बता चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही जीव भाग लेंगे, सिर्फ एक जीव भाग लेगी। दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हैं पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि द्वारा होता है। तो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन द्वारा होगा। तीसरा है मादा पुष्प का कौन सा वो भाग है होता है जिसे मादा पुष्प का वो भाग कहलाएगा। तो वो है आपको बताएंगे जायांग। क्वेश्चन मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन नलिका में। उसके बाद है अंडाशय से अंडे के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। अंडोत्सर्ग। उसके बाद है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। तो वो टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होगा। उसके बाद किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिली, बताए थे आप सभी को।
उसके बाद है क्वेश्चन, युग्मन में क्रोमोसोम का सेट क्या होगा? युग्मन में क्रोमोसोम का सेट हमेशा 2n होगा। शुक्राणु बनने की विधि क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद है अंडाणु बनने की विधि, अंड जनन। ये सभी क्वेश्चन हम बताए, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए उन सभी से बहुत सारी क्वेश्चन मिलेगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।